Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल डेज के साथ में। आज सबसे पहला स्पेशल डेज है वर्ल्ड ओलंपिक डे। इसके बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए हमें। ये क्या हुआ है? 21 जुलाई से क्या स्टार्ट होंगे? टोक्यो ओलंपिक्स। तो उसको शुरुआत होने जा रही है इसकी 21 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोविड-19 की वजह से ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे पहले हुआ है कि ये कैंसिल हुए हैं, 3 बार कैंसिल हो चुके हैं अब तक, लेकिन पोस्टपोन ये पहली बार हुआ है। तो इस वजह से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बने जा सकते हैं, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि एक बार भी पोस्टपोन नहीं हुआ है या फिर एक बार भी कैंसिल नहीं हुआ है इस टाइप में, या फिर बोल सकते हैं कि 3 बार या 3 से ज़्यादा बार कैंसिल हुआ है। तो कुछ भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कोविड-19 की वजह से ओलंपिक्स पोस्टपोन हुए हैं, ये बात है यहाँ पे जानने की। और फिर उसके बाद में ये जान लेना चाहिए कि ये 3 बार जो है कैंसिल हुए हैं वो कब कब हुए हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे 1916 के अंदर ये पोस्टपोन हुए थे। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर ये 2 बार सस्पेंड हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, 1940 में या और 1944 में। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा स्पेशल डे है इंटरनेशनल वुमेन एंड इन इंजीनियरिंग डे। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है उसको और भी बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के अंदर, मीन्स जो हमारा स्टेम होता है उसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स उठाए जाते हैं। तो उसके लिए वजह से उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए और जेंडर इक्वलिटी लाने के लिए साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट डे क्या है? जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो ड्रीम है पब्लिक सर्विस के अंदर जाने का। तो 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ख़ास डे है, उससे रिलेटेड मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सेलिब्रेट किया जा रहा है हब्बा खातून डे 23 जून को 2021 के रूप में। तो ये किससे रिलेटेड हमें ये बताना है? तेलंगाना, कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कश्मीर। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। कल्चरल कमेटी है वो किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है? कश्मीरी डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज, इसके साथ में मिलकर इस डे को सेलिब्रेट करने जा रही है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से। पहली स्टेटमेंट है हमारी यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये लीड की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। फिर दूसरी स्टेटमेंट है द यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये कब से कब तक चलेगा? 2021 से 2030 तक। ये को लीड की जा रही है यूएन की एजेंसीज के द्वारा, यूएनईपी और यूएनएफसीसी के द्वारा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बतानी है। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ये सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे यूएनएफसीसी नहीं आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे FAO आएगा, इसलिए ये गलत हो गया है। तो चलिए इसके देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन है वो सेलिब्रेट कर रही है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो कि 2021 से 2030 तक चलेगा। ये पूरा डिकेड डिवोट किया गया है इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए। और ये सिमिलर स्टेप हैं, इसी के जैसे सिमिलर स्टेप्स और भी लिए जा रहे हैं ताकि प्रमोट किया जा सके यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंटल गोल्स को। 2011 से लेकर 2020 तक यूनाइटेड नेशन का डिकेड था बायोडाइवर्सिटी को लेकर, और उसी की लाइनअप करके ये 2021 के अंदर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये को लीड किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी जो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इन शॉर्ट हम FAO बुलाते हैं। और इसके अंदर और भी बॉडीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, जिसे CIFOR बुलाते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरी कौन सी है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN बुलाते हैं। आई होप इसके बारे में तो सबको पता ही होगा।
फिर अगली कौन सी है, ग्लोबल लैंडस्केप्स फोरम, जिसे हम GLF बुलाते हैं। इन सबको एक साथ कोलैबोरेट करके फिर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में, रोड एक्सीडेंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही रूल्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही टॉलरेंट हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत इग्नोर करते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, काफ़ी सारे इवन ऐसे हो जाते हैं कि वो किसी लायक नहीं बचते हैं, मीन्स उनकी बॉडी है वो काम करने से रह जाती है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया ने टारगेट सेट किया है 50% तक वो कम करेगा 2024 तक, जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है उनको, ये टारगेट रखा गया है। और फिर जो हमारा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर सिर्फ वर्ल्ड के 1% ही व्हीकल्स हैं, जबकि इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं वो 11% हैं। और उनके जबकि इन व्हीकल्स के अंदर हमारी जो डेथ होती है इंडिया के अंदर वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से 11% डेथ देखने को मिलती है हमें रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट हैं। देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, नितिन गडकरी हैं इसके मिनिस्टर। उन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ में मिलकर टारगेट सेट किया है कि वो रिड्यूस करेंगे, 50% तक कम कर देंगे 2024 तक। और इस बात को हाईलाइट किया गया है कब, जब वो एड्रेस कर रहे थे रोल ऑफ कॉर्पोरेशंस इन अरेस्टिंग रोड फैटिलिटीज़, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की के द्वारा। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर मिनिस्टर हैं उन्होंने एम्फोसाइज किया है आइडेंटिफाई करना जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं हर स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और सिटी के अंदर। ब्लैक स्पॉट क्या होते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी बार देखा भी होगा, हम जैसे कि व्हीकल लेकर निकलते हैं और टर्न आता है, वहाँ से आगे से हमें दिखाई नहीं देता कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो ब्लैक स्पॉट होता है, क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनको स्पॉट करने की बात की जा रही है, उनका पता लगाकर और उसकी वजह से जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको कम करने की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक है और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने सैंक्शन भी की है एक स्कीम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 14,000 करोड़ रुपीज़ किस को, स्टेट्स को, NHAI जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बुलाते हैं, और बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि रिमूव किया जा सके जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। रोड एक्सीडेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर एक मेजर कॉज है, जिसकी वजह से ज़्यादा डेथ, इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज देखने को मिलता है। WHO के, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इंडिया के अंदर 1% वर्ल्ड के व्हीकल्स हैं, जबकि उनकी वजह से हमारे जो इंडिया के अंदर डेथ है ग्लोबली देखी जाए तो 11% है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और इसकी वजह से 4.5 लाख रोड क्रैश देखने को मिलते हैं, और जिनमें से 1.5 लाख पीपल हैं वो हर साल उनकी डेथ हो जाती है इंडिया में। हम देख सकते हैं कि 53 रोड क्रैशेस देखने को मिलते हैं 1 घंटे के अंदर, और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट्स की कॉस्ट है, अगर हम GDP के मामले में देखें तो 5.96 लाख करोड़, और अगर परसेंटेज में देखें तो 3.14% ग्लोबल जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी ये कॉस्ट आती है। इसकी वजह से इतना नुकसान हो जाता है हमें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निशिता, ये प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है इन NCERT के साथ में मिलकर, किसके, कौन सी मिनिस्ट्री है इसके साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा B, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर काम कर रही है इसके साथ में। इसके अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग जो विज़न रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ताकि अचीव की जा सके एकेडमिक एक्सेलेंस, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उनके अंदर ये टोटल 120 EMRS हैं, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनके अंदर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं 3 स्टेट्स के अंदर, और इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है 40 डेज़ के अंदर। निशिता की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस प्रोग्राम। ये एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है NCERT के द्वारा, और इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसका एम रखा गया है कि वो
कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा, कॉम्पिटेंसीज बढ़ाएगा टीचर्स के अंदर, स्कूल के प्रिंसिपल्स के अंदर, और जो इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी एजुकेशन को टीचर्स की ट्रेनिंग के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, उसने रिसेंटली कोलैबोरेट किया गया है, जो हमारी एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो एक एपेक्स बॉडी मांगनी जाती है, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, नेशनल एपेक्स बॉडी है, एजुकेशन बॉडी, जो कि एक नेशनल अपेक्स एजुकेशन बॉडी है, ताकि इसके द्वारा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, इंटरवेंशंस हैं किए जाते हैं, ताकि इसके अंदर किए जाएंगे, इसके लिए प्रोग्राम जो 350 फंक्शनल EMRS हैं उनके लिए पूरी कंट्री के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट, ये किससे रिलेटेड है? इसके अंदर स्टार्ट किए जाएंगे E-लर्निंग सेंटर्स 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर इसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा टेलीमेडिसिन सर्विसेज को पूरी रूरल एरियाज़ के अंदर, फिर इसके अंदर सेटअप किया जाएगा नेटवर्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका, इथेनॉल का, या फिर वैक्सीनेटिंग किया जाएगा कि सिटीजन्स की टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा सी। चलिए देख लेते हैं इसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट, कहाँ पे? पुणे के अंदर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में। और इसके अंदर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका एम रखा गया है कि यहाँ पे नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एथेनॉल का पूरे देश के अंदर लगाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की है जिसका नाम दिया गया है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2022-2025। जो हमारे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है उसके लाइनअप के साथ में, जो कि है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट है उसने रिजॉल्व किए हैं, गवर्नमेंट ने पहला टारगेट, हमारी गवर्नमेंट है वो 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना चाहती थी, जिसका टारगेट पहले 2030 तक रखा गया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2025 कर दिया गया। इसमें हमने प्रीपोन कर दिया है, 5 ईयर पीछे चले गए हैं, मतलब कि 5 साल पहले ही हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। 2014 के अंदर ये एवरेज 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी, जो कि अब बढ़कर 8.5% तक पहुँच गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है उन्मुक्त प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किस डिजीज से रिलेटेड है? सिकल सेल, कोविड-19, डायरिया, एनीमिया। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, सिकल सेल से रिलेटेड है। वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज डे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया है इसका 2nd ऑनलाइन नेशनल कॉन्क्लेव, और इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो वैन्स हैं वो फ्लैग ऑफ करेंगी उन्मुक्त प्रोजेक्ट को, ताकि स्ट्रेंथनिंग की जा सके, इस डिजीज़ की स्क्रीनिंग जल्दी से जल्दी की जा सके और टाइम से मैनेजमेंट किया जा सके इसका। कहाँ पे? कुंती डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड के अंदर लोकेटेड है वहाँ, और जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये दोनों ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर हाई प्रेवलेंस है कि सिकल सेल डिजीज़ है वो ट्राइबल्स के अंदर देखने को मिलता है। कौन कौन से स्टेट के ट्राइबल के कम्युनिटी को ये डिस्टर्ब कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है? तो वो है झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न ओडिशा, ईस्टर्न गुजरात, और कुछ जगह पे नीलगिरी हिल्स में तमिलनाडु और केरला के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड सिकल सेल क्या है, सिकल सेल डिजीज़ क्या है। यह है, देखिए हमारी ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये, इसकी वजह से ये हमारी नॉर्मल सिकल सेल, ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो कि इस तरह का बन जाता है, और जिसकी वजह से बाद में पेनफुल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, इनमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किसके रेफरेंस में? ग्रीन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन है वो एक क्लीन फ्यूल है जो कि अगर उसको कंज्यूम किया जाता है फ्यूल सेल के रूप में तो वो सिर्फ पानी प्रोड्यूस करता है, ना कि पॉल्यूशन। हाइड्रोजन पूरी तरह से जनरेट किया गया हो रिन्यूएबल पावर के सोर्सेज के द्वारा तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा।
और ये काफ़ी सारी चीज़ों को ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को डिकार्बनाइज कर देगा, जैसे कि आयरन है, स्टील है, केमिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है। फिर हाइड्रोजन है वो जनरेट किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा, ताकि और साथ में क्या किया जाता है, कार्बन कैप्चर किया जाता है, और स्टोरेज ऑप्शंस हैं उसे वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। तो आप कॉमन सी बात देख रहे थे यहाँ पे, दो चीज़ों के बारे में, दो जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन बोला गया है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एंटायरली अलग हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हैं वो तो एंटायरली अलग हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है बी वाला और डी वाला, ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही बात है, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके बोला गया है। फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाएगा तो वो उसकी वजह से CO2 एमिशन होगा, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। हमारा ऑप्शन होगा डी, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा गया है तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसके लिए। कॉमन सेंस से भी अगर आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें तो निकाला जा सकता है, इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम इसके अंदर कॉमन सेंस काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। अगर उसे कंज्यूम किया जाता है फ्यूल सेल के रूप में तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस किया जाता है काफ़ी सारी डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा, जैसे कि नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर है, बायोमास है, रिन्यूएबल पावर है, सोलर जैसे कि सोलर और विंड है। हाइड्रोजन जनरेट किया जाता है एंटायरली रिन्यूएबल पावर के द्वारा, पावर सोर्सेज के द्वारा, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये प्रोसेस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, किससे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, रिन्यूएबल एनर्जी से। अगर हम वाटर को स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक इमर्जिंग सोर्स है क्लीन ब्यूरिंग मॉलिक्यूल का, जो कि डिकार्बनाइज कर देगा काफ़ी सारे सेक्टर को, जैसे कि हमने अभी देखा था आयरन, स्टील, केमिकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली रिलीज़ किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। आप देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फिर लास्ट ऑप्शन है द ग्लोबल पीस फाउंडेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने रिलीज़ की है। इसका 15th एडिशन है वो रिलीज़ हुआ है, जो कि रिलीज़ किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, जिसे इन शॉर्ट IEP बुलाते हैं। ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है। इसका एम क्या रखा गया है, इस इंडेक्स के अंदर प्रेजेंट किया जाता है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पीस से रिलेटेड, और इसके अंदर कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है किसके थ्रू, उनकी पीसफुलनेस, और आइडेंटिफाई किया जाता है उनके अंदर पोटेंशियल कितनी है पीस की। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के इसे तैयार किया जाता है और फिर रैंकिंग दी जाती है। इसके अंदर कितनी कंट्रीज शामिल हैं, इसके अंदर 163 कंट्रीज़ और टेरिटरीज शामिल हैं, जो कि 99.7% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको कवर कर लेती हैं। इंडिया की रैंक 135 रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बुला सकते हम। आइसलैंड है उसने टॉप किया है, और इसके बाद में न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पोर्चुगल हैं। और ये खास बात क्या है इसके अंदर, इसमें से टोटल 10 में से टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर टॉप 8 हैं, वो टॉप 10 पीसफुल कंट्रीज़ के अंदर 8 हैं वो यूरोप से ही शामिल हैं, और अफ़गानिस्तान है वो सबसे कम, और अफ़गानिस्तान है वो लगातार चौथी बार लीस्ट रहा है, मतलब कि सबसे ख़राब पोजीशन इसी की रही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को हमें किसके रिगार्डिंग, जो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है उसके रिगार्डिंग। ये एक फ्रेश वाटर टर्टल है, स्पीसीज है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर पाई जाती हैं। अगली स्टेटमेंट है ये इसको वल्नरेबल का स्टेटस दिया गया है IUCN रेड लिस्ट के अंदर। फिर इसको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। हाईग्रीविया माधवा टेम्पल कमेटी है आसाम की, उसने साइन किया है MOU किसके साथ में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि कंजर्व किया जा सके ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल को। और ये ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज और न्यू टेम्पल पॉन्ड्स इन आसाम के अंदर पाया जाता है, और बांग्लादेश के अंदर ये कहाँ पे मिलते हैं, चिटगोंग और शलीहट में।
और IUCN के अंदर इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में दिया गया है, जबकि इंडिया के अंदर इसे कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। टेम्पल पॉन्ड्स हैं आसाम के अंदर, वो कंजर्व करते हैं इनको रिलीजियस के बेस पे, और इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है मज़ारी, जिसका मतलब होता है इनहेबिटेड। कहाँ पे? बायाजिद बोस्टामी शिरीन, चिटगोंग बांग्लादेश के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बायोटेक कृषि, ये एक इनोवेशन है साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, जिसे हम इन शॉर्ट बायोटेक किसान बुलाते हैं, ये इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। इसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने इशू किया है स्पेशल कॉल किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो मिशन प्रोग्राम लाया गया है बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एंड एप्लीकेशन नेटवर्क। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसके अंदर साइंटिस्ट और फार्मर दोनों ही पार्टनरशिप करेंगे, और ये लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। ये एक पैन इंडिया प्रोग्राम है जो कि हब और स्पोक के मॉडल को फॉलो करता है। हब और स्पोक का मॉडल क्या होता है? जैसे कि ये एक हब है और इसके अलग अलग स्पोक निकले हुए हैं, तो ये इस मॉडल को फॉलो करता है कि इसके अंदर एक जगह पे काम होगा और उसको फिर अलग अलग जगह पे बांटा जाएगा। और ये प्रोग्राम है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन फार्मर्स के अंदर, ताकि वुमेन फार्मर्स को भी एम्पावर किया जा सके। बायोटेक किसान ये हब है और एक्सपेक्ट करता है कि वह फुलफिल करेगा टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट जो कि जनरेट कर किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर और बायो रिसोर्स रिलेटेड जितनी भी जॉब है उनके अंदर। और इसके बाद में ये लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करवाएगा और इंश्योर भी करेगा कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिले। ये एक फार्मर सेंट्रिक स्कीम है जिसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसे फार्मर्स के द्वारा ही डेवलप किया जाएगा और फार्मर्स के द्वारा ही इसके अंदर काम किया जाएगा। किस डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो है जो मैंने आपसे कल पूछा था, इसका आंसर बताना है। चलो देख लेते हैं इसके बारे में। बीड मॉडल ये क्रॉप इंश्योरेंस है जो रिसेंटली में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए देख लेते हैं इसको। बीड ये डिस्ट्रिक्ट है, लोकेटेड कहाँ पे? जहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है? जो कि मराठवाड़ा। बीड एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मराठवाड़ा रीजन के अंदर लोकेटेड है और ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। इसकी वजह से काफ़ी बार चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बार बार क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है, या तो वहाँ पे रेन होती ही नहीं है या फिर रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं फार्मर्स को, और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज हों उनको अट्रैक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ट्विक करेगा PMFBY को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस को। इसके अंदर इस नई गाइडलाइंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रोवाइड करवाएंगी 110% प्रीमियम जो कि कलेक्ट किया जाता है, और इन कंपनीज के अंदर अगर कंपनसेशन इस लिमिट से भी और अगर कंपनसेशन इस लिमिट को भी एक्सीड कर देती है तो गवर्नमेंट है वो बाकी की अमाउंट को पे करेगी। फिर ये वो क्वेश्चन है जो आपको आज बताना है। विदर्भ टाइगर कॉरिडोर्स ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिले हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, केरला। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं।